हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपके चैप्टर 3 का लेसन चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा ब्रीफ में और समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहते हैं उसका नाम ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में समझाया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए जमीन की फसलों में किसानों को और ज़्यादा पैदावार, जमींदारों का उसमें इंटरेस्ट बढ़े, उसके लिए उन्होंने कुछ राजस्व निश्चित कर दिए थे जो उनको चुकाने थे, ताकि उनके ऊपर जो भी पैदावार बढ़ती है, फसल बढ़ती है, तो उसका मुनाफा जमींदारों के बीच में हो सके। लेकिन ऐसा ना हो सका, उनका स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो भी फेल हो गई। तो एक नई व्यवस्था का उन्होंने शुरुआत की। 19वीं सदी के शुरू में कंपनी के अफसरों को महसूस होने लगा था कि राजस्व बंदोबस्त में फिर कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे 19वीं सदी शुरू हुई तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा था कि उन्हें राजस्व बंदोबस्त में कुछ बदलाव करने होंगे। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने बंगाल प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की। किसने तैयार की थी? हॉल्ट मैकेंजी। इन्होंने क्या कहते हैं एक नई व्यवस्था चालू की, जिसे 1822 में लागू किया गया। कब लागू किया इसको? 1822 में लागू की गई। मैकेंजी को यकीन था कि गांव उत्तर भारतीय समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। उनका ऐसा मानना था कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए गांव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनको बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए गांव के प्रत्येक खेत के राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता है। यानी गांव में कितने खेत हैं और उन खेतों से कितना राजस्व इकट्ठा होता है, वो सारे को इकट्ठा कर लिया जाता था। पूरे को उसे ग्राम समूह कहते थे। पूरे गांव का जो इकट्ठा होता था उसे ग्राम समूह कहते थे। ग्राम समूह को क्या कहते थे? महाल। ग्राम समूह को क्या कहते थे? महाल। तो ये ग्राम समूह का पूरा राजस्व इकट्ठा कर लिया जाता था कि पूरे गांव के जमीन से कितना कर टैक्स आएगा, उसको इकट्ठा कर लिया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। फिर उसको ये कहा गया कि सभी गांव का राजस्व जो है स्थायी रूप से निश्चित नहीं है, समय समय पर यह बदलाव होता रहेगा परिस्थितियों के अनुसार। स्थायी रूप से उसे तय नहीं किया गया, लेकिन उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। समय समय पर उसको बदला जा सके, चाहे तो ज़्यादा किया जा सके, चाहे तो कम किया जा सके। राजस्व एकत्र करने और कंपनी को अदा करने, यानी राजस्व को इकट्ठा करने और कंपनी को देने की जिम्मेदारी जो है वो जमींदार को ना सौंपकर गांव के मुखिया को दी गई। पहले तो जमींदार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी ना, भाई जमीनों की देख रेख करना, जमीनों से जितना भी टैक्स आता है उसको इकट्ठा करो और एक निश्चित टैक्स वो अंग्रेज सरकार को कंपनी को देंगे। लेकिन वो व्यवस्था फेल हो गई स्थायी बंदोबस्त की। तो उसके बाद दूसरी व्यवस्था शुरू की गई, महालवाड़ी बंदोबस्त। कौन सी? महालवाड़ी। महालवाड़ी का मतलब है ग्राम समूह, यानी ग्राम समूहों के एक गांव का पूरा राजस्व जोड़ा जाता है कि इस गांव की में इतनी जमीन है और इससे इतना राजस्व आएगा, और उसको उसकी इकट्ठा करके और कंपनी को देने की जिम्मेदारी किसको दी गई? गांव के मुखिया को दी गई, जमींदार को नहीं दी गई। तो वो व्यवस्था क्या कहलाई? इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। एक नई व्यवस्था आई स्थायी बंदोबस्त की जगह, महालवाड़ी बंदोबस्त। अब उसके बाद है मुनरो व्यवस्था। दक्षिण भारतीय इलाकों में जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, दक्षिण भारतीय इलाके जो ब्रिटिश के नियंत्रण में थे, स्थायी बंदोबस्त की जगह इस नई व्यवस्था की कोशिश की जाए। वहाँ भी स्थायी बंदोबस्त की जगह महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाने लगा और वहाँ पर नई व्यवस्था को नया नाम दिया गया रैयतवाड़ी। क्या नाम दिया गया वहाँ पर? रैयतवाड़ी। एक ही व्यवस्था, लेकिन दक्षिण भारतीय इलाकों में इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, नाम दिया। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में भी व्यवस्था आजमाइश करके देख लिया था। तो मतलब टीपू सुल्तान से युद्ध में जो अलेक्जेंडर रीड ने जो इलाके जीते थे उनमें भी वहाँ पर भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर व्यवस्था लागू, धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था जो थी वो दक्षिण भारत के इलाकों में लागू कर दी गई।
लेकिन क्या हुआ, मुन्नो का ये कहना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा प्रदान करनी होगी। अंग्रेज ये कहते थे कि अंग्रेजों को एक पिता की तरह इन किसानों को रक्षा प्रदान करें, जैसे एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, हर तरह से परेशानियों से उसे बचाता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है, उसी तरीके से अंग्रेजों को भी किसानों की एक पिता की तरह ही रक्षा करनी होगी। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। इस व्यवस्था के बाद सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू करने के कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं नजर आने लगी। नई व्यवस्था शुरू करने के कुछ साल के अंदर ही उसमें भी परेशानियां उत्पन्न हो गई। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने अत्यधिक राजस्व तय कर दिया। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व तय करने वाले अधिकारी थे वो अधिक ज्यादा राजस्व तय करने लगे। भाई जमीन से नहीं हो रही, वो सोचते थे ऐसे टैक्स बढ़ा देते हैं तो इनकम बढ़ जाएगी, जिससे किसानों के ऊपर क्या था, राजस्व का भार बढ़ता गया और किसान जो थे उस राजस्व को, इस टैक्स को चुका नहीं पा रहे थे और वो अपने गांवों को छोड़ कर वहाँ से जाने लगे। रैयत जो थे वो गांवों से पलायन करने लगे। रैयत माने किसान। अब जब उन्होंने देखा कि हम इस गांव समूह में रहते हैं और इस गांव समूह में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो हम नहीं दे पा रहे हैं, उतना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपनी ज़मीनों को, गाँव को छोड़कर ही दूसरी जगह पर जाने लगे थे। किसानों को संपन्न उद्यमशील, किसान, उनका ये मानना था कि व्यवस्था जो है वो किसानों को संपन्न और उद्यमशील बना देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये बात तो वहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद आती है यूरोप के लिए फसलें। अब कंपनी में, ब्रिटिश सरकार के दिमाग में एक बात चली कि कुछ ऐसी फसलों की पैदावार की जाए जिनसे अधिक मुनाफा हो सके। तो अंग्रेजों को लगने लगा था कि ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व प्राप्त किया जा सकता है बल्कि यूरोप की आवश्यकता अनुसार सही फसलें भी उगाई जा सकती है। भाई राजस्व तो एक तरफ हम प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी उगाई जाए जो यूरोप में जाकर बेचने पर अधिक मुनाफा हो, यानी डबल बेनिफिट। एक तरफ तो टैक्स और एक तरफ फसल को बेचकर फसल का निर्यात करके जो मुनाफा हो। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया था। 18वीं सदी के अंत तक अफीम और नील की खेती की पैदावार बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद करीब 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने देश के अलग अलग भाग में किसी न किसी फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया। अब अंग्रेजों को एक नई ललक लग गई थी कि अपनी मर्जी की फसलें उगाएं, वो फसल उगाएं जिनकी यूरोप में अधिक मांग हो और वहाँ पर बेचने पर उनको अधिक ज़्यादा मुनाफा हो। एक तरफ तो किसानों से टैक्स लो, दूसरा उनकी फसल को खरीद के वहाँ पर बेचो यूरोप में और उससे अधिक मुनाफा कमाओ। तो 150 वर्षों तक कंपनी ने, अंग्रेजों ने अलग अलग फसलों के लिए किसानों को मजबूर किया अपनी पसंद की फसलों को उगाने के लिए। जैसे बंगाल में पटसन, और वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में गन्ना, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, असम में चाय, पंजाब में गेहूँ, मतलब इन इलाकों में इन फसलों की जिनसे मुनाफा देखो अधिक पैदावार करवानी उन्होंने शुरू कर दी थी। इस प्रकार से जो था अंग्रेजों का जो कंपनी का मुनाफा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, एक तरफ टैक्स से, एक तरफ यूरोप के लिए जो फसलें थी उससे। बेटा ये थोड़ा से कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट पेजेस की जो पॉइंट्स है मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी आपको। गुड डे, हैव ए नाइस डे।